सबसे पहले अपने बीच में जो हमारे बीच में बैठे इनका परिचय मैं सबसे पहले करवा। हमारे बीच में डॉक्टर विक्रम पहले हम यहाँ पर से टायर्ड होकर वो इस बीच में पदों पर रह गए। आज भारतीय जनता पार्टी में पीछे कुछ समय पहले ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी जिला की उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी उनके पास है। साथ में मेरे साथ हम मेरे मंडल के महामंत्री पवन शर्मा जी, साथ में दूसरे महामंत्री अनिल श्यामा जी और मीडिया को देख रहे हमारे साथ मेरे छोटे भाई विनोद ठाकुर जी। ये तो सबसे पहले कोविड के कारण हम लोग आपस में नहीं मिल पाए, इसलिए सबसे पहले उस कार्यकाल में तो कोविड में आप लोगों ने जो हमारा पार्टी के साथ खासकर भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य मंडल का जो आपने विशेष तौर से ख्याल रखा, जो मीडिया में आपने कवरेज दी, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय भी आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। साथियों, पिछले काफ़ी समय से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, इसलिए हमें प्रेस वार्ता करना जरूरी समझी। जो भी घटनाएं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में होती है, शराब माफियों का हुआ, कोई शराब की पीती हुई कहीं और जगह पड़ी, तो उसका कनेक्शन हमारे विधायक के साथ जुड़ा होता है। जहाँ भी पकड़े जाते हैं वहाँ विधायक का फोटो कहीं ना कहीं। और पीछे कल भी उन्होंने युवक की रैली की, उसमें जो उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाए थे, वो सभी गौर करने वाली बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ आज की प्रेस वार्ता हमारे बीच में प्रोफेसर विक्रम राणा जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं, ये अगली बात ये करेंगे। तो मैं निवेदन मानचा विक्रम राणा जी के साथ शेयर आप संचालन करें। समस्त भाजपा मंडल सुजानपुर के और अपनी ओर से हम सभी का अभिनंदन। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ कारण हैं जिसके कारण हम आपके समक्ष बैठे हैं और आपके समक्ष बातचीत कर रहे हैं, और कारण जो है वो भिन्न भिन्न है। बहुत सारी डिस्कशन तो उस पर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बिंदुओं पे हम जरूर प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अभी 2 दिन पहले चमियाना में एक युवा सम्मेलन हुआ, तो मुझे लगा कि बोलना बहुत ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि उस बैकग्राउंड में जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस युवा सम्मेलन के अंदर मैं देख रहा था और जो युवा सम्मेलन के अंदर जो बातें की गई और जो युवा सम्मेलन के अंदर जो मुख्य अतिथि वहाँ बैठे थे, उस पृष्ठभूमि में भी हमें जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि भारत जहाँ स्वामी विवेकानंद की बात की जाती है, जहाँ स्वामी रामतीर्थ की बात की जाती है, गुरु नानक की बात की जाती है, भगत सिंह की बात करी जाती है, उस युवा सम्मेलन के अंदर मैं एक बात बड़ी गौर से देख रहा था कि वहाँ जो मुख्य अतिथि बैठे थे मिस्टर अग्रवाल, वो मुझे लगता है कि एक फ्रॉड केस में, वो 420 के केस में 2 या 2.5 साल जेल भी रहे और हाईकोर्ट से उनको बेल मिली हुई है। अब ये चिंता का विषय ये है कि हम 21वीं सेंचुरी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, वो हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जो हमारे सुजानपुर के विधायक हैं वो किस तरीके का लोगों को, बच्चों को, युवाओं को किस तरीके का वहाँ पे चीज़ें जो है वो देना चाहते हैं, किस तरीके का मार्गदर्शन वहाँ पे वो करना चाहते हैं। क्योंकि जो पृष्ठभूमि मैंने बताई कि अगर ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर विवेकानंद की मैं बात करता हूँ तो वो युवाओं को मार्गदर्शन किया करते थे, भारत में नहीं पूरे विश्व की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो भी लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जब युवा सम्मेलन होते हैं तो हम किन लोगों के साथ बात उनकी करवानी चाहिए। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर दोस्तों ये आप देखिए कि बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन है कि अगर मैं 2022 की अगर बात करते हैं, 21 की बात करते हैं और 26 की बात करते हैं, तो 2026 तक भारत सबसे युवा मुल्क बनने वाला है। और जब मैं युवा मुल्क कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जो एवरेज एज होगी, जिसमें 26 से 32 साल में जब ये युवा पहुँचेंगे, तो ये भिन्न भिन्न ओहदों पे होंगे, चाहे वो हम ब्यूरोक्रेसी में ले लें, चाहे राजनीति में ले लें, चाहे आपके जर्नलिज्म के क्षेत्र के अंदर बात कर लें, या सोशल सर्विस की हम बात कर लें, मेडिकल एजुकेशन की बात करिए, टेक्नोलॉजी की बात करिए,
डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि 26 से 32 साल की जो उम्र होगी उसमें वो अहम ओहदों पे पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि मार्गदर्शन किस तरीके का हो रहा है, उनकी जो दिशा जो है वो निर्धारित करने वाले कौन लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर मुझे दुख भी हुआ कि जिस सम्मेलन में आपने शायद कवरेज भी वहाँ पे करी है और आप शायद बड़ी बात जानते भी हैं कि किस तरीके से वहाँ पे युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया। युवाओं की दिशा और दशा को निर्धारित करने का जो काम है, जब हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोग अब ऐसे लोगों को वहाँ पे सम्मिलित कराने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना मैं इसको मानता हूँ। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं एक रिएक्शन जो है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर आप चौथा स्तंभ माने जाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इसके ऊपर आवाज़ आपको उठाना चाहिए। एक तो इशू ये था, और मुझे लगता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ पिछले 32 साल से, तो मैं उन माता पिता अभिभावकों से भी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बच्चे जब कहाँ जाते हैं, बच्चे किस कार्यक्रम में जाते हैं, बच्चे किस के साथ मिलते हैं, उनके ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा इशू दोस्तों, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जो विधायक हैं सुजानपुर के, वो मानव भारती यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे इशू उठाते हैं। अब या तो वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों या इतने एक्सपर्ट हों कि हर चीज़ को वो जानते हों, और हर चीज़ में राजनीति को लाना, वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इसको घिनौनी चाल में उनके तरफ से मानता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार होगी, सरकार का काम जो है वो शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करी जाए। और मानव भारती यूनिवर्सिटी जिसकी वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप प्रेजेंट में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो उसके ऊपर जांच करवा रही है। जब 2009 की उन्होंने बात करी कि यूनिवर्सिटी जब 2009 में बनी, तो मुझे लगता है कि मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि 2009 में जो सुजानपुर के विधायक हैं, वो सरकार के अंदर मीडिया एडवाइज़र भी थे, और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी भूमिका जो है वो भी शक के दायरे में है, क्योंकि जो उसके मालिक हैं वो कहीं ना कहीं इनसे भी मिलते होंगे, और हो सकता है कि मिलाने वाले भी शायद यही हों। सरकार की देखिए, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2009 और 10 की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि सरकार का काम है कि शिक्षा को प्रचार और प्रसार देना, वो उन्होंने काम किया। और उसमें क्या होता है कि रेगुलेटरी कमीशन जो बना 2010 के अंदर, उसका काम था कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फेक डिग्री वाला ना हो, कोई ऐसी कोई घटना न घट जाए, वो काम था रेगुलेटरी कमीशन का। अब रेगुलेटरी कमीशन किसने बनाया? उसी सरकार ने, जिसकी वो बात करते हैं, उसी सरकार के माध्यम से रेगुलेटरी कमीशन बनता है। और वही रेगुलेटरी कमीशन जो है वो 2010 और 11 की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां 1 करोड़ का फाइन भी उस यूनिवर्सिटी को लगता है, और कुछ कोर्सेज भी बंद किए जाते हैं जो उन्होंने वहां पे चलाने का प्रयास किया। अब जो पहला कन्वोकेशन होता है वो होता है 2013 के अंदर, दूसरा कन्वोकेशन होता है 2014 और 15 के अंदर। अगर आप देखें कि 2012 और 17 के बीच में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उनके सामने कन्वोकेशन हो रहा है, उनके सामने डिग्रियां बांटी जा रही हैं। तो अगर विधायक जी ये बताने का प्रयास करें कि वो उस टाइम चुप क्यों बैठे थे, पिछले 5 साल 12 से लेकर 17 तक, वो चुप्पी का कारण क्या है? क्योंकि अगर रेगुलेटरी कमीशन बनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अगर उस पर जांच की गई वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, अगर उस केस में बहुत सारे लोग अंदर किए गए वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर हुए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो क्या कहना चाहते हैं वो स्थिति उनकी स्पष्ट होती नहीं है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लोग जो प्रश्न हैं, मुझे लगता है कि सुजानपुर विधानसभा में जिस प्रकार का झूठ वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हमारे लिए है जो लोग पढ़े लिखे हैं। तो इस बात के ऊपर भी उनको गौर करना पड़ेगा कि इतना झूठ मत फैलाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हिमाचल की छवि है शिक्षा के क्षेत्र में वो खराब होती है, और शिक्षा के क्षेत्र में जब छवि खराब होती है तो बहुत सारे लोग बाहर से जो पढ़ने आते हैं वो पढ़ने नहीं आते हैं। जो कमियां वहाँ पे रही होंगी या हैं, उसको सरकार जो है वो, आप देखिए कि हर जांच वहाँ पे चल रही है, विजिलेंस की जांच वहाँ पे हो रही है, पुलिस की जांच वहाँ पे हो रही है। हर दिन आप पढ़ते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जांच विषय जो है वो जांच के साथ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बार बार उस मुद्दे को उठाना जो है वो एक राजनीति प्रेरित मुझे लगता है, उसमें बिल्कुल वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो उसको तय करती है। वाइस चांसलर जो है उनकी कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी जो है वो निर्धारित करती है उसके जो जितना भी वो काम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसमें क्योंकि सरकार का जो काम है वो शुरू करना होता है, बीच में रेगुलेटरी कमीशन का काम है रेगुलेट करना चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा वो बार बार उठाते हैं
इसको भी मुझे लगता है उठाने की उनको ज़रूरत नहीं है। जो काम चल रहा है सरकार, इसमें मुझे लगता है कि जांच चल रही है तो जांच चलने दें। तीसरा मुद्दा जो मुझे लगता है कि पीछे जो अभी अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने पक्ष रखा कि जो शराब कांड हुआ, वैसे तो आपने देखा होगा कि विधायक जी जब भी कोई बात होती है तो सीबीआई जांच की बात करते हैं। जब भी किसी भी छोटी सी बात होगी तो उसको कहेंगे इसकी जांच की जाए। तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि इस शराब कांड का जो सारा एपिसोड हमारे सामने है उसमें वो सीबीआई की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? चुप्पी का कारण क्या है? चुप्पी का कारण ये तो नहीं है कहीं कि जो लोग इसमें समझ पाए गए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो चुप हैं। अगर वो सीबीआई की जांच मानव भारत यूनिवर्सिटी में करते हैं तो मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच जो है वो इस एपिसोड के अंदर भी होनी चाहिए। उसके लिए उनकी चुप्पी जो है वो भी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह मैं लगाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहाँ पे लगता है। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब हम बात करते हैं, और दोस्तों आप क्योंकि प्रेस से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी मुझे लगता है कि सब कुछ ये पता है कि सुजानपुर के अंदर पिछले 3 से 4 साल के अंदर जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि जिस तरीके से शराब हो गया या कुछ नशा जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैंने पहले कहा है कि जो भारत को दिशा और दशा देने वाले युवा की बात हम करते हैं, अगर वो शराब के नशे में चल जाएंगे, अगर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नशे करने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिस भारत की हम बात करते हैं या जो बुलंदियों को हम चाहते हैं कि युवा वहाँ पे पहुँचे, वो शायद एक सपना ही रह जाएगा। वो कहीं ना कहीं इसको भी हमें देखने का प्रयास करना पड़ेगा। इस सारे समक्ष में मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके ऊपर मैं आपके सामने मैंने बात करी, क्योंकि अगर उंगली उठाई जाएगी तो बहुत कुछ निकलेगा। उंगली तो फिर तो उस इतिहास के ऊपर उंगली उठाने का हम भी प्रयास करेंगे कि 1947 का आज़ाद भारत 2022 में भी अभी क्यों डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में आता है, वो प्रश्न मुझे लगता है हम पूछ सकते हैं। तो ये जो बेरोजगारी समस्या है इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इसका समाधान जो है वो मिलजुल कर हमें करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है। आप मुझे बताइए कि 22 साल की पृष्ठभूमि, आप वो कहते हैं कि 22 साल का उनका एक राजनीतिक सफर है, तो मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि सुजानपुर के अंदर एक छोटा सेंटर, IT सेंटर भी खोला उन्होंने पिछले 22 साल में, जहाँ से 2 बच्चे हमने एम्प्लॉय करके वहाँ पे उनका सशक्तिकरण का एक काम करने का प्रयास किया। वो तो बिल्कुल है ही नहीं है। मतलब एक जॉब वो बता दें कि जिस जॉब की वो बात करते हैं सुजानपुर के अंदर, हमीरपुर के अंदर, इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो क्लेम करते हैं कि 22 साल से इस कंस्टिट्यूंसी को मैं देख रहा हूँ, मुझे बताइए कि एक छोटा सेंटर सुजानपुर के अंदर आप लोगों ने देखा कि वो किस तरह का सशक्तिकरण करना चाहते हैं? लोगों को भड़काने का काम, लोगों से झूठ बोलने का काम, मुझे लगता है कि पिछले 22 साल से इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल इशू या तो समझ नहीं पाते, एजुकेशन या तो वो समझने का प्रयास नहीं करते, और जो भी कुछ मुंह में आता है वो बोले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ, प्रश्न मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या पिछले 15 या 22 साल का जो काम किया है, एक बच्चे को बता दीजिए कि सुजानपुर के अंदर मैंने ये करा। स्किल डेवलपमेंट देखिए, भारत सरकार की स्कीम है। हमारे माननीय अनुराग जी केंद्रीय मंत्री कितना अच्छा स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए इन्होंने रोजगार का सृजन करा। क्या हमारे माननीय जो हमारे विधायक हैं वो बताएंगे कि कौन सा विकास, कौशल विकास के अंदर उन्होंने कौन सा सेंटर वहां पे चला दिया है? क्यों नहीं प्रयास करते? वो किस चीज के प्रश्न, किस चीज के? वो देखिए, इस वक्त वो सत्ता के अंदर रहे भी हैं। 2012 और 17 के बीच में बहुत उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके सहयोगी भी थे, तो बहुत कुछ कर सकते थे वो, अगर युवाओं के लिए करना चाहते तो, लेकिन कुछ नहीं किया। अब प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होता। आपने क्या किया वो बताएं जनता को, वो कहीं ना कहीं किया। उस रैली में बोल रहे सुजानपुर में भारतीय जनता पार्टी जो भी लोग हैं वो काम रोकने वाले लोग हैं, तो मैं तो उनको काम रोकने वाले की संज्ञा देता हूँ। तो जो भी भ्रमित करने की बात वो करते हैं, सुजानपुर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो जो मोटे मोटे काम सुजानपुर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चले हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा सी जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। तो जैसे दौलत प्रोजेक्ट है, ये 800 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो वो उनको नहीं दिख रहा है हम माननीय विधायक जी को, और उसका काम चल हुआ जो हम तो टरबाइन वगैरह को भी डाइवर्सन वो भी। और नंबर 2, सुजानपुर से रेडी फड़ी वाली दुकान में जो रेडी फड़ी होती थी, आपने देखो खोखे, वो कितना सुंदर वहाँ मार्केट बनी, उन्होंने खोखे दातों को हैंड ओवर भी किया।
वो उनको नहीं दिख रहा है। उसके बाद काउ सेंचुरी खैरी में बनी थी रोड भी, उसमें मेरे हिसाब से कोई 500 से करीब जानवर जो आवारा जानवर थे उसमें रख दिए हैं, उसके बीच में रह रहे हैं 500 से करीब जानवर जो भी आवारा थे वहाँ पे। नंबर 4 कोट चोरी रोड है, 33 करोड़ रुपये का ये बहुत बड़ा CF से ये रोड बन रहा है। उसके बाद हमारा तहसील भवन टाउन देवी की बिल्डिंग हमारे कार्यकाल में बनी। री से रंगड़ रोड 5 करोड़ का ये 6 करोड़ का ये हमने बनाया। गाड़ी देवड़ाना थाना रोड जो है 7 करोड़ का, वो हम काम चलो हमारी सरकार बना रही है। BDO ऑफिस सुजानपुर 4.5 करोड़ रुपये उसके लिए आ गया है, वो काम शुरू होने वाला है। उसके बाद बाकरघाट में 3 बड़े बड़े पुल, जो बाकरघाट अपने हमारे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो 3 बड़े बड़े पुल का काम चला, उसका उद्घाटन होने वाला भी। तो पुंग घाट पे आपने देखा होगा परेड के पास कितना बड़ा CF इतना बड़ा पुल वो भी बन के अभी तैयार हो, उसका भी उद्घाटन होने वाला है। तो माननीय विधायक जी बोलना क्या चाहते, पैराग्लाइडिंग का आपने देखा ट्रायल वहाँ पे होगा, पैराग्लाइडिंग शुरू होंगी वहाँ पे सुजानपुर में, और क्या उनको मुझे लगता नहीं उनको कुछ दिख रहा है वहाँ पे। तो ये सारे काम मोटे मोटे काम था, बाकी जो सरकार के माध्यम छोटे मोटे काम हो अगर उनको गिनाना हो तो बहुत सारे काम हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ विधायक जी खुद बताएं उन्होंने क्या किया आज दिन तक। तो और आपके ध्यान में कुछ उनसे कोई क्वेश्चन वगैरह तो काइंडली आप। ये जो बताया आपने, जो अग्रवाल रहे ना चीफ गेस्ट रहे, इनको 2.5 साल की सजा हुई, इनका पोर्टफोलियो क्या है, कहाँ से है? ये वैसे चंडीगढ़ से हैं ये संस्था के, जैसे उन्होंने आपने देखा होगा कि संस्था के संस्थापक उनको एज इंट्रोड्यूस करवाया था, संस्थापक होंगे। लेकिन एक ज़मीनी एपिसोड था पटियाला के अंदर जहाँ पे उनको सजा भी हुई और ये बेल भी हुई। नाम क्या इनका? पूरा नाम क्या? उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। सजा पूर्ण रूप से हो गई थी कि बाद में अपर कोर्ट ने छोड़ दिया हमको बेल कर? तो चलो हाई कोर्ट से बेल मिली उन्हें। अच्छा, मतलब सजा नहीं हुई, लोअर कोर्ट ने सजा दी। ठीक 2-2.5 साल बाद तो यशपाल अग्रवाल। अच्छा, पीछे जो आपकी बैठक हुई थी ना मंडल की मुख्यमंत्री के साथ भी बता, उसमें भी ये मुद्दा उठा था कि भाई मुख्यमंत्री आए नहीं और आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी कोई टूर बन रहा है कुछ CM का? हाँ, होली के 15 के करीब उनका प्रोग्राम बन रहा है। तो मुख्यमंत्री हमारा पीछे कोविड के कारण नहीं आ पाए और कोई मजबूरी रही है, तो उन्होंने जो मंडल के प्रमुख लोगों के साथ बैठक हुई थी उसमें उन्होंने 15 तारीख के करीब वो होली फेस्टिवल में आ रहे हैं, तो उसमें कई उद्घाटन वगैरह करने हैं, वो कार्यक्रम उनका बन रहा है।